हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। हमारा लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट हो गया था? न्यूटन्स का लॉ। और न्यूटन्स लॉ के बाद हम लोगों को देख लिया था फोर्स क्या है, सारे कुछ हम लोग देख लिया था। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ हम लोग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या है। ठीक है, फिर लीनियर मोमेंटम का बाद हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, फिर उसके बाद इंपल्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, और पूरे फ्रिक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स का ये सारे पार्ट्स आज जो कुछ भी डिस्कस होने वाला है ये आप लोगों को, चाहे आप बोलो 11 12 या तो क्लास 9 10 8 क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे कुछ के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम के लिए आज का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। अगर लीनियर मोमेंटम आपको किसी ने पूछा कि लीनियर मोमेंटम क्या है, तो आपको आंसर क्या है ना? लीनियर मोमेंटम हम उनको कहते हैं कि किसी का बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम पूछे तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम को अगर हम लोग पी से डिफाइन करते हैं, पी से अगर डिनोट करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी से वी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P इक्वल टू क्या है? एम वी। B इक्वल टू है एम वी। अब लीनियर मोमेंटम का मतलब तब क्या होगा ना? लीनियर मोमेंटम का मतलब है किसी भी बॉडी का जो मास है, कोई भी बॉडी है तो बॉडी का मास भी होगा। देखो, मास और वेट सेम चीज नहीं है, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। मास और वेट का डिफरेंस क्या है? मास का डिफरेंस क्या है कि मास कोई भी बॉडी में, ठीक है, आपको मास अगर किसी ने पूछा तो सिंपली अगर मास उसका 6 है तो उसका वेट क्या होना चाहिए? उसका वेट अगर होगा 60, हम लोग ग्रेविटी इक्वल टू मान लेते हैं कि 10, ग्रेविटी इक्वल टू मान लेते हैं 10। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है मास इंटू ग्रेविटी। ये हम लोग पूरे डिफाइन करके रखा है। मास क्या है, वेट क्या है, ग्रेविटी क्या है, सबसे फास्ट क्लास में। अगर आप लोगों को जानना है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फिजिक्स का फर्स्ट डे का, तो आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर हमारा लीनियर मोमेंटम में बात आते हैं मास का, कि किसी भी बॉडी का मास जितना है, अगर वो मास वेलोसिटी से अगर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोगों को क्या देगा? लीनियर मोमेंटम देगा। अब बात आते हैं तो लीनियर मोमेंटम हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो मुझे बताओ, ये जो हमारा मास है ये हमारा वेलोसिटी है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मास क्या है ना? मास है आपका स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? मास है आपका स्केलर क्वांटिटी। मास है आपका क्या? स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हम लोगों को पता है क्या? वेलोसिटी हम लोगों को पता है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी एक है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है वेक्टर। याद रखना कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है वेक्टर। जब हम लोग वेक्टर एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्यों वेक्टर होते हैं। अभी पता चल, अभी से मान लो कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? मोमेंटम हमारा कौन सा क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आएगा कि इसका जो यूनिट है, ये यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि P है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, इसका क्या होगा ना, इसके साथ साथ इसको डायरेक्शन भी निकल के आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ मोमेंटम का डायरेक्शन किस साइड में होगा, तो आप लोगों को तुरंत आंसर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सोचना होगा कि मास तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, इसका तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है। अब बात है कि हमारा मोमेंटम का डायरेक्शन उसी साइड में होगा
जिस साइड हमारा वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। बात आते हैं हमारे इसमें जो कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी हो रहा है वेलोसिटी के लिए हो रहा है, इसका जो भी कुछ डायरेक्शन मिलेगा वो भी मिलेगा वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन मिलेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस साइड है तो हमारा मोमेंटम भी होगा इस साइड में, अगर वेलोसिटी आपका इस साइड में है डायरेक्शन तो हमारा मोमेंटम जो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो मोमेंटम का डायरेक्शन इसमें डिपेंड करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये करेगा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, समझ में आया? अब बात आते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम का यूनिट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोगों को पता है, देखो हम लोग क्या पता है ना, P इक्वल टू है mv, P इक्वल टू है mv। अब बताओ कि हमारा जो मास है, मास का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट का मतलब क्या है? इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एसआई यूनिट को निकालेंगे। तो एसआई यूनिट, मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या है? मास का एसआई यूनिट क्या है? मास का हम लोग किससे डिफाइन करते हैं ना, केजी से, केजी होगा इसके यूनिट। अब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर अपन सेकेंड। ठीक है, हमारा सिंपली निकल के आया। अगर आपको सीजीएस में किसी ने पूछता, तो केजी हो जाता आपका ग्राम, और मीटर हो जाता आपका सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रह जाता। ठीक है, तो हो जाता आपका क्या होगा उस टाइम, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपन सेकेंड। लेकिन हम लोगों को अगर एसआई में पूछा तो केजी मीटर अपन सेकेंड। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम का एसआई यूनिट, ये हो गया हमारा मोमेंटम का सीजीएस यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो मोमेंटम क्या है हम लोग देख लिया। मोमेंटम का बाद देखा, मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन किस साइड में होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन उस साइड में होगा जिस साइड में वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है ना, केजी इंटू मीटर अपन सेकेंड। मोमेंटम का सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपन सेकेंड। तो मोमेंटम का हम लोग सारी कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे ना, छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारा मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या है, एम भी, चलो कैपिटल में स्मॉल एम भी मानता हूं। ठीक है, एम है मास और वी है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो मैंने बोल रहा हूं कि मेरा एक, सपोज मान के चलो, क्योंकि ये एक मेरा कोई लाइटर बॉडी है, ये कोई एक मेरा लाइटर बॉडी है, और एक है आपका एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर बॉडी है। ठीक है, एक हेवियर बॉडी है। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन मेरा है कि मेरा लाइटर बॉडी का और हेवियर बॉडी का मोमेंटम निकालना है। दोनों का मुझे मोमेंटम निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, मेरा वेलोसिटी दोनों केस में इक्वल है, वेलोसिटी दोनों केस में इक्वल है। इस केस में भी वेलोसिटी मान के चलो 2 है, 2 मीटर अपन सेकेंड, इसमें भी 2 मीटर अपन सेकेंड है। ठीक है, दोनों केस में हमारा वेलोसिटी इक्वल है लाइटर बॉडी के लिए और हमारा जो हेवियर बॉडी के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा लाइटर बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा या तो मेरा जो हेवियर बॉडी है इसमें मोमेंटम ज्यादा होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि हमारा मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का निकालने के लिए हम लोगों को कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया कि दोनों केस में हमारा वेलोसिटी सेम है। दोनों केस में लाइटर बॉडी के लिए भी वेलोसिटी सेम है और हेवियर बॉडी के लिए भी वेलोसिटी सेम है। अब बात है कि हमारा लाइटर बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा या हेवियर बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है ना, मुझे पता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला है उसमें मास आते हैं और वेलोसिटी आते हैं। अब देखो ये वेलोसिटी का तो कुछ केस है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी दोनों केस में इक्वल है, तो वेलोसिटी हमारा कुछ चेंज नहीं करेगा। जो चेंज होगा, जो कुछ भी चेंज होगा वो किसके लिए चेंज होगा? वो होगा चेंज मास के लिए। मास में सिर्फ चेंज होगा, वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मास में अगर चेंज होना है तो सिंपली मुझे बताओ जो लाइटर बॉडी है और जो हेवियर बॉडी है दोनों का मास क्या सेम होगा या डिफरेंस होगा? जिसका लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी में भी mg आते हैं, हेवियर बॉडी में भी m1g आते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या m इक्वल टू m1 होगा? ये क्या है? ये वेट का फॉर्मूला है, ये वेट का फॉर्मूला है, दोनों बॉडी का वेट का फॉर्मूला है। अब देखो दोनों बॉडी का वेट का फॉर्मूला में ग्रेविटेशन भी दोनों का सेम है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा मास। क्योंकि एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर बॉडी है। जिसका हेवियर बॉडी है उनका मास ज्यादा है, जिनका लाइटर बॉडी है उनका मास कम है।
ठीक है। अगर मैंने सिंपली बोल रहा हूं ये कैप है और ये मरकर है, इन दोनों ही क्या है, ये दोनों कौन बॉडी है, ठीक है। इनका मास और इनका मास, दोनों का मास क्या सेम होगा या तो डिफरेंस होगा? इनका मास कम है, इनका मास ज्यादा है। बात तो ये है कि हेवियर जो बॉडी है उनका मास ज्यादा है और जो लाइटर बॉडी है उनका मास कम है। अब बात है कि जिनका मास ज्यादा है, जिनका मास होगा ज्यादा, इनका क्या होगा, इनका होगा मास होगा ज्यादा, इसका मास होगा ज्यादा और इसका मास होगा कम, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा ना, मास क्या होगा, मास से हम लोगों को सारे कुछ डिपेंड करेगा। जिनका मास ज्यादा होगा जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, जिनका मास कम होगा उनका मोमेंटम भी हम लोगों को कम आएगा। तो हमेशा याद रखना कि लाइटर बॉडी के लिए मोमेंटम हमारा ऑलवेज कम होता है और हमारा हायर बॉडी के लिए और हेवियर बॉडी के लिए हमारा मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। वेलोसिटी का डिपेंड नहीं करता, जब वेलोसिटी दोनों क्या है, दोनों केस में जब वेलोसिटी इक्वल दे देता है, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस क्या पता चल गया। तो चलो हमारा लीनियर मोमेंटम का पूरे चैप्टर लीनियर मोमेंटम का केस कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका और एक कंडीशन में बोल देता हूं। और एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और भी देख लो कि कंडीशन है ये कि सपोज मान के चलो कि आपको एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, की एक्सटर्नल फोर्स का कुछ एब्सेंस है, एक्सटर्नल फोर्स आपका है नहीं है, तो क्या है उस टाइम दी टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज कंजर्व। अगर आपका कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या होगा ना, उस टाइम आपका जो सिस्टम में जो भी कुछ आपको मोमेंटम होगा ये कंजर्व रहेगा। सपोज आपको मान के चलो कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा, m2 v2 होगा, क्या होगा फॉर सिंगल बॉडी के लिए, अगर आपका बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब सेकंड में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये होगा फॉर सिंगल बॉडी, फॉर सिंगल बॉडी, फॉर सिंगल बॉडी। अब ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या होगा, ये होगा फॉर टू बॉडी के लिए, फॉर टू बॉडी के लिए, ठीक है। ये फॉर सिंगल बॉडी के लिए होगा, ये फॉर टू बॉडी के लिए होगा। जब हमारा क्या होगा, ना हमारा कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा ना, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं दे रहा है, आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम में पूरा कंजर्व रहेगा फॉर सिंगल बॉडी के लिए और फॉर टू बॉडीज के लिए। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कांसेप्ट हम लोगों को सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन सवाल में पूछ लेते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जो आपको ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कांसेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, ये है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो चलो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये जो कंजर्वेशन मोमेंटम है, कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन, कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। देखो सबसे पहले देखो ये क्या है, हम लोग बुलेट, पिस्टल या तो कोई गन जब फायर करते हैं, ठीक है, फायर करने का टाइम क्या होता है ना, वो बैकवर्ड में क्या होता है ना, एक टाइम आते हैं ऐसे, जैसे आपने फायर करते हो वो पिस्टल या तो गन आपको बैकवर्ड आते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ये किसके लिए हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, ये तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, क्योंकि उस टाइम एक मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम का पता क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब जिस वेलोसिटी से वो निकाल रहा है उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, एक मोमेंटम देगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्या है, व्हेन अ मैन जंप फ्रॉम, देखना बोट है वाटर में, ठीक है, कभी भी समुद्र या तो रिवर के साइड में जैसे कोई भी बोट है, ठीक है, कोई भी बोट से अगर कोई कूद जाता है वाटर में, तो क्या होता है उस टाइम देखना, उस टाइम थोड़ा सा बोट जर्किंग करता है, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम केस में। फिर होता है एक जब रॉकेट वर्क्स करता है, ये रॉकेट किस में वर्क्स करते हैं, इन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आएगा, आपको बहुत टाइम आया है और बहुत टाइम आएगा भी आगे। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा, जो हमारा रॉकेट है ये रॉकेट कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, तो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा रॉकेट काम करता है। हम लोग पहले दिन भी बोला था कि रॉकेट का जब आप लोगों को फर्स्ट न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करता है और थर्ड न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। हमारा जो
जो प्रिंसिपल है ये कौन सा है प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये पूरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करके हमारा प्रिंसिपल फॉलो करके रॉकेट का एक्चुअली क्या होता है, रॉकेट का काम होता है, रॉकेट का वर्क्स होते हैं। ठीक है, समझिए। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन भी समझ लिया। अब हम लोग जाएंगे इंपल्स की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपल्स। इंपल्स, तो मुझे बताओ इंपल्स क्या है। इंपल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इंपल्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंपल्स क्या है, एन इंपल्स इज अ लार्ज फोर्स। ये इंपल्स क्या है, ये इंपल्स है एक लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो देखो हमारे इंपल्स क्या है, इंपल्स है एक लार्ज फोर्स, हमारा एक लार्ज फोर्स है। ये लार्ज फोर्स क्या करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये ऐसा नहीं है, ये कुछ इंटरवल, ये टाइम इंटरवल कुछ टाइम लेता है। ये कुछ टाइम इंटरवल में कोई भी फोर्स क्या होगा, कोई बॉडी के ऊपर क्या होगा, कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आपको यूज करेगा, फोर्स आपको अप्लाई होगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा ना, ये इसके लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा ना, जो शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज, हम लोग फाइनाइट चेंज होगा इन मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होगा ना, मोमेंटम का फाइनाइट चेंज होगा इंपल्स में। तो इंपल्स का मतलब क्या है, इंपल्स का मतलब क्या है, इंपल्स का मतलब है हमारा फोर्स इनटू क्या है, टाइम इंटरवल। कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स कितने टाइम तक लगेगा, कुछ टाइम तक लगेगा। तो फोर्स को तो हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और टाइम इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल टी। ये डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या है, इंटरवल है, कुछ टाइम का इंटरवल है, शॉर्ट टाइम है। ठीक है, शॉर्ट टाइम है और कुछ टाइम तक ये इंटरवल है, तो फोर्स यूज करता है। तो इंपल्स क्या होता है, एक लार्ज फोर्स यूज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, फाइनाइट चेंज होता है, मोमेंटम का एक फाइनाइट चेंज होता है। ठीक है, अब बात देख लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स आर एज फॉलोज। एग्जांपल्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, किसका मोमेंटम एंड इंपल्स दोनों। देखो मोमेंटम एंड इंपल्स दोनों सेम टाइम काम करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल में देख लो, इन कैचिंग अ बॉल। मैंने आप लोगों को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ में मैंने बोल दिया था। ठीक है, जैसे आपको कोई कैचिंग बॉल, कोई भी बॉल को कैच करता है कोई भी प्लेयर, तो उसका हैंड क्या होता है, बैकवर्ड आते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, बैकवर्ड जब आते हैं उसका मोमेंटम एंड इंपल्स दोनों क्रिएट होता है। जब बॉल और हैंड का जब टच होगा उस टाइम जो हमारा मोमेंटम क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हैंड टू बैकवर्ड इंक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट। हमारा जब बैकवर्ड करते हैं ना, बॉल को कैच करने का टाइम हमारा हैंड बैकवर्ड करते हैं। ये बैकवर्ड किस लिए करते हैं, टाइम को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। टाइम अगर आपको इंक्रीज हो गया, अगर आपका फोर्स इंटू टाइम, मैंने इंपल्स में क्या बोला, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, आप टाइम को बढ़ा रहे हो तो आपको क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपको चोट कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई बॉल कैच करते हैं वो हैंड को बैकवर्ड करते हैं। बैकवर्ड इसलिए करता है कि उसको टाइम मिल जाए, उसको थोड़ा टाइम मिल जाए बॉल को कैच करने के लिए। इसलिए क्या होगा, उस टाइम फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और टाइम इंटरवल आपको बढ़ाना है। अगर टाइम इंटरवल आपने जितना शॉर्ट करोगे, इंपल्स आपको उतना ही ज्यादा होगा। अगर इंपल्स आपको ज्यादा है, आपको चोट ज्यादा लगेगा। इसलिए कोई भी बॉल को कैच करने का टाइम आपको हैंड को बैकवर्ड में लेकर आता है, टाइम को इंक्रीज करने में। ठीक है, समझ में है। फिर देखो, एन एथलीट इज एडवाइज टू कम। देखना, कोई भी एथलीट जब 100 मीटर या तो 200 मीटर जब फर्स्ट रेस करता है, तो रेस करने का टाइम, सपोज मान के चलो यहीं से इसने 100 मीटर रेस स्टार्ट किया, तो इसमें इस टाइम तो बहुत स्पीड में ये भागेगा। और ये तो ऐसे तो नहीं करता ना कि ये एन पोजीशन है, जैसे ये एन पोजीशन में आ जाएगा तुरंत ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कभी भी किसी ने एथलीट भी नहीं करते। और अगर ये ऐसे कोई काम करते, एथलीट करते, तो उसको क्या होता है, उसका चोट हो जाएगा, उसको गिरने का चांस रहता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग जब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रहेगा जब तक ना बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स आएगा। तो बॉडी क्या होगा, जब भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ये एक मोशन में है। अगर तुरंत तो एंड लाइन में रुक जाएगा तो ये क्या होगा, ये बॉडी तो मोशन में
बॉडी तो मोशन में रहने चाहेगा ना, क्योंकि मोशन में था, फिर ये गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जब भी कोई बॉडी पहुंच जाता है 100 मीटर या 200 मीटर रेस के टाइम, कोई भी एथलीट, फिर वो खत्म कैसे करते हैं ना, बहुत स्लोली, उसको धीरे 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 उसको स्पीड घटाते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, स्पीड घटाते हैं, फिर 0 के स्पीड में लेकर आता है, तुरंत नहीं घटेगा, ठीक है, ऐसे करते हैं, क्योंकि इस टाइम में भी इंपल्स और मोमेंटम का केस आते हैं। फिर देखो व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स प्रोवाइड विद शॉकर्स। देखना कोई भी बस है, कोई भी स्कूटर है, या तो कोई भी आपके पास साइकिल्स, आजकल साइकिल्स भी कुछ आ गया, ट्रेन आ गया, तो इनमें क्या होता है, इनमें शॉकर्स यूज करते हैं। शॉकर्स इसलिए यूज करते हैं, आप सपोज मान के चलो आप बाइक को क्या कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाने के टाइम रोड में कोई गड्ढा आ गया या तो कोई बम्पर आ गया, ठीक है, तो फिर अगर आपने डायरेक्ट इसको एक्सीडेंट कर दिया, डायरेक्ट इसको ठोक दिया, फिर क्या होगा, आपके पास अगर शॉकर नहीं है, तो क्या होगा, उस टाइम जो फोर्स क्रिएट होगा, टाइम बहुत ही कम मिलेगा, फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, आपको चोट लग जाएगा। बात है शॉकर को क्यों दिया, क्योंकि फोर्स को एब्जॉर्ब होने में, फोर्स को क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में, उसको जो शॉकर है उसको शॉक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फोर्स को क्या करेगा, शॉक करेगा, और उस टाइम क्या होगा ना, टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको उस टाइम में कांटेक्ट में आ रहा था, आप क्या होगा, उस टाइम आपको ज्यादा, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। उस टाइम क्या होगा, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया आपको, तो आपके लिए क्या होगा, चोट थोड़ा कम हो जाएगा, इंपल्स कम हो जाएगा, तो चोट कम हो जाएगा। फिर क्या होगा ना, जो आपको चोट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को शॉकर यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी व्हीकल्स में देख लेना, शॉकर्स इजिली यूज करते हैं। अगर शॉकर्स नहीं यूज करता तो आपने डायरेक्ट बम्पर में मरा और आपको क्या होगा, आपको डायरेक्ट चोट लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको शॉकर्स यूज कर रहा है, क्योंकि आपको जो टाइम ऑफ इंटरवल है ना, ये इंटरवल ज्यादा हो जाए, इंटरवल अगर ज्यादा हो गया तो आपको चोट कम लगेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो फिर देखो इंपल्स भी देख लिया, और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ लिया, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को। किसको स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब होता है कि आप इसको इस साइड में फोर्स दे रहे हो, लेकिन आप जब फोर्स इस साइड में दे रहे हो ना, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे हो, या तो ज्यादा स्पीड में नहीं जा पा रहा है। क्यों ज्यादा डिस्टेंस में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड का सरफेस है, ये भी एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसका सरफेस और ये बोर्ड का सरफेस, ये दोनों का सरफेस में क्या होगा, ये दोनों का सरफेस में कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएगा। जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो एक फ्रिक्शन काम होगा, क्योंकि इस बॉडी के द्वारा और ये बोर्ड का जो ये सरफेस के द्वारा दोनों का क्या होगा, कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट के बाद एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एक अपोज फोर्स क्रिएट होगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, द अपोजिंग फोर्सेस व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव्स कर रहा है, या तो ट्राइज टू मूव्स करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। वही बात है कि कोई भी बॉडी और उसका कुछ और एक कोई अनदर बॉडी है, सपोज मान के चलो ये एक बॉडी है, ये अनदर बॉडी है, दोनों बॉडी अगर मूव कर रहा है या तो मूव करने का ट्राई कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा ना, ये बोर्ड और ये इनका सरफेस का, दोनों का सरफेस का कांटेक्ट जब आएगा तो एक अपोज फोर्स का क्रिएट होगा, आपको जाने नहीं देगा। तो फिर इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। जब हम लोग देख लेना, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, या तो साइकिल चलाते हैं, या तो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कुछ भी काम करते हैं, या तो भागते हैं या तो हम लोग चलते हैं, वॉकिंग का टाइम है या रनिंग का टाइम में भी हम लोगों को फ्रिक्शन काम करता है। इसलिए हम लोग क्या है ना, कुछ देर जाने के बाद हमारा फ्रिक्शन, हम लोग एक्चुअली जितना जाना चाहिए उतना स्पीड में नहीं भाग पाता है, क्योंकि हम लोगों को जो ये आर्क का सरफेस है और हमारा जो बॉडी का सरफेस है, ये दोनों सरफेस क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है। तो फ्रिक्शन जब क्रिएट होता है, आपको स्पीड को क्या होगा, ये अपोजिंग फोर्स है, आप कुछ फोर्स दे रहे हो, वो कुछ अपोजिंग फोर्स दे रहा है, ठीक है। आप इसी साइड में फोर्स दे रहे हो तो ये इसी साइड में फोर्स देगा। सपोज मान के चलो आप इस साइड में 5 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, ठीक है, आपको क्या करेगा ना, जो अपोजिंग फोर्स है ना, आपको 1 न्यूटन देगा। तो 5 न्यूटन फोर्स में तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको 1 न्यूटन क्या है, अपोजिंग फोर्स है। इसको क्या है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन, ये जो अपोजिंग फोर्स है। तो इनके लिए आपको नेट रिजल्ट में क्या आने वाला है, नेट रिजल्ट में आपको आने वाला है 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको अपोजिंग फोर्स जो है, अपोजिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये
आपको 1 न्यूटन है, तो इजिली आपको 5 न्यूटन एक्चुअल नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा कम मिल रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखो फ्रिक्शन का कुछ टाइप है। फ्रिक्शन का टाइप है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स आपको कब सबसे ज्यादा फोर्स मिलता है पता है? जब हम लोग बॉडी को सोचते हैं कि स्टार्ट करेंगे, बॉडी को हम लोग स्टार्ट नहीं किया, बॉडी को स्टार्ट करने के टाइम किसी भी बॉडी, सपोज मान के चलो इसको हम लोग किसी भी बॉडी के ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम थ्रो करते हैं ना, सबसे ज्यादा फोर्स उस टाइम अप्लाई होता है, और उस टाइम जो फ्रिक्शन काम करते हैं उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले बिफोर अ बॉडी just begins to slide over the surface of another body is called limiting friction। वही बात है, स्टार्ट करने का पहले just begins, जस्ट शुरुआत हुआ है, उस टाइम जो हमारा फोर्स यूज किया है वो फोर्स होता है हमारा मैक्सिमम फोर्स, वैल्यू होता है उस फोर्स का वैल्यू होता है मैक्सिमम, और उस टाइम जो हमारा फ्रिक्शन काम करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आएगा क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? The force of friction that comes into play between the surface of two bodies before the body actually start moving is called static friction। तो static friction क्या है? The force of friction that comes into play between the surface of two bodies। दो बॉडीज का सरफेस में क्या है ना, दो बॉडीज का जो सरफेस में आपको फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है बिफोर द बॉडी एक्चुअल स्टार्ट मूविंग। अभी क्या है, बॉडी मूविंग करना स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग होने का पहले जैसे स्लो स्लो स्टार्टिंग होता है, उस टाइम जो फोर्स आपको काम कर रहे हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन कितना टाइप हो गया? एक हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात आती है कि हमारा जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये क्या है ना? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोज रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन कब क्रिएट होगा? जब दो सरफेस है, दो बॉडी है, तो दो बॉडी का दो सरफेस है, अब दो सरफेस जैसे ही है तो एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, और उसी रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? नहीं, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये अपोज करेगा। ये जो फोर्स ऑफ मोशन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को। बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक हो गया फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हो गया फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बात है क्या? रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग का नाम सुन के पता चल रहा है कि ये क्या है? ये रोल है, ये रोल है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कब काम करता है ना? रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ना? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप व्हेन अ बॉडी रोल्स। कोई भी बॉडी जब रोल्स करते हैं उस टाइम जो फ्रिक्शन हमारा जनरेट होता है, डेवलप होता है, उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? उस फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तब आप लोगों को समझ में आया, कोई भी बॉडी जब घूम रहा है, राउंड हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, उस टाइम जो फ्रिक्शन काम करेगा उस फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया? आप सुनो, ये जो फ्रिक्शन है ना, इस फ्रिक्शन का कुछ एडवांटेज होगा क्योंकि कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज क्या है? अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम लोग आर्क का सरफेस में कभी भी चल नहीं पाते, हम लोग आर्क का सरफेस में कभी भी चल नहीं पाते। इसलिए देखना, फ्रिक्शनलेस एरिया में आप कभी भी क्या करोगे? दौड़ नहीं पाओगे, भाग नहीं पाओगे, आपको क्या है? गिर जाओगे। देखना, एक गेम होता है, ओलंपिक में भी एक गेम होता है, जैसे एक फ्रिक्शन लेस है, उस टाइप आपको क्या है? उस टाइप आपको भागना है। तो उस टाइम में कैसे भागोगे? उस टाइम आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या तो आप भाग नहीं पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन के बिना आप भाग भी नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, साइकिल, बाईसाइकिल, मोटर बाइक कुछ भी नहीं चला पाओगे, बस नहीं चल पाएगा, व्हीकल से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन है इसलिए हम लोग चल पाता है, ये हमारा एडवांटेज है। और फिर क्या है? ये जो बाइक में हम लोग ब्रेक, या तो ट्रेन या तो बस, कहीं पर हम लोग ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑटोमोबाइल्स में, ये ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट भी आया हमारा फ्रिक्शन से। अगर ब्रेक्स फ्रिक्शन नहीं रहता तो ब्रेक्स नहीं होता, अगर ब्रेक्स नहीं होता तो बाइक हमारा क्या होता? चल ही जाते, और चलते तो हम लोगों को एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेज तो देख लिया, अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो, डिसएडवांटेज क्या होगा? सपोज मैंने चलो कि ये कुछ फ्रिक्शनलेस है, मैंने किसी भी बॉडी को थोड़ा फोर्स लगाया, तो थोड़ा फोर्स लगाने वजह क्या होगा? वो बॉडी थोड़ा सा मूव होगा, थोड़ा मूव होगा। सपोज मान के चलो ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, मैंने बॉडी को
पहले जैसा फोर्स वही फोर्स लगा है, लेकिन जैसे ही फोर्स उस टाइम लगा है ना, ये मेरा बॉडी सपोज मान के चलो पहले मेरा इतना तक गया था, अब मेरा इतना तक जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ अपोज फोर्स है ही नहीं। मैंने 5 न्यूटन लगाया तो मुझे 5 न्यूटन एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन जहां पर फ्रिक्शन है उसमें क्या है, उसमें आपको 4 न्यूटन एक्चुअली में मिल रहा है। तो एक बात पता चला है कि हमारा जो एनर्जी है ना ज्यादा वेस्ट होता है, ये फ्रिक्शन है इसलिए हमारा एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता है। आप लोग भाग रहे हो या तो आप लोग रनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम क्या है, आपको फ्रिक्शन एक अपोज फ्रिक्शन है, अपोज फोर्स आपको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है आपको भागने से। तो उस टाइम आपको क्या होगा, उस टाइम आप लोगों को ज्यादा एनर्जी देने का जरूरत है, क्योंकि अर्थ का सरफेस का एगेंस्ट में आपको अगर भागना है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रिक्शनलेस होता, पहला बात तो फ्रिक्शनलेस होता तो आप लोग भाग नहीं पाते हो, लेकिन मान के चलो अगर फ्रिक्शनलेस है तो आप भाग रहे हो, तो आपको उतना एनर्जी देने का जरूरत नहीं होगा जो एनर्जी आप पहले दे रहे थे, ठीक है, समझ गया, ये हो गया। और ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, देखना स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स कुछ देर जाने के बाद हमारा स्पीड क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक हो जाता है, उसके बाद हमारा स्पीड नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हमारा स्पीड क्या है, उससे मैक्सिमम स्पीड में जा सकते थे, ठीक है। हमारा ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए हमारा स्पीड एक सर्टेन रीजन तक जा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शन का देख लेंगे, लॉस ऑफ फ्रिक्शन क्या देखेंगे ना, लॉस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन हमारा जो है, हमारा जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, और ये फोर्स क्या है ना, हमारा जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स, आर से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये म्यू क्या है, ये म्यू है हमारा कांस्टेंट, ये कौन सा कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फिर म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फिर क्या हो गया, म्यू इक्वल टू क्या पता है हम लोगों को, म्यू इक्वल टू ये भी जानते हैं, म्यू इक्वल टू ये भी जानते हैं हम लोग, टेन अल्फा, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू जानते हैं टेन अल्फा, और अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं ना, एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये अल्फा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अल्फा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा जो थीटा है हमारा, थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होता है। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रूव करेंगे कि ऐसे हमारा अल्फा क्या है, हमारा थीटा क्या है, एफ क्या है, फ्रिक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स क्या है, सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे फिर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम लोगों को अगर फ्रिक्शन को कम करना है ना, तो उनके लिए मैं 2-4 पॉइंट बोलता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे। लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस है, ऑयल है, हम लोग ऑयल को, ग्रीस को जब यूज करेंगे हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बॉल बियरिंग बोलो या तो रोलिंग बियरिंग बोलो, हम लोग यूज करेंगे। बॉल बियरिंग यूज करेंगे तो हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। और एक बात हमेशा याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मैंने रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर सकता है तो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एयर में एरोप्लेन चलता है, जेट प्लेन चलते हैं, उस टाइम हम लोगों को कुछ एक फ्रिक्शन अपोज फोर्स मिलता है, तो उस टाइम हम लोगों को फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं ना, बॉडी का शेप से। इसलिए देखना जेट प्लेन का आगे कैसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि उस टाइम एयर को ज्यादा से ज्यादा पास करना है। रॉकेट ऐसे देखने होता है, रॉकेट ऐसे देखने होता है, क्यों होता है, क्योंकि एयर को ज्यादा पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एयर में जैसे रिड्यूसिंग कर सकता है फ्रिक्शन को, वो है हमारा बॉडी का शेप। जैसे बॉडी का शेप से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ठीक है। तो देखो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। फिर क्या है ना, लॉस ऑफ फ्रिक्शन का जो पूरे हमारा फ्रिक्शन का प्रूव है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। साथ साथ में करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बाद वर्क तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और हमारा क्लास से जाने से पहले हमारा क्या है, मोटिवेशनल क्विट क्या है, टुमारो इज टू लेट,
yesterday is over and now is exactly the right moment to start. क्या है ना, टुडे, yesterday ये तो चला गया हमारी जिंदगी से, जो टुमारो ये तो अभी लेट है, आने से लेट है, ठीक है ना, लेकिन अभी आज इस टाइम हम लोग कोई भी काम करने से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि अगर जो बंदे सोचेगा कल से स्टार्ट करेंगे, या तो फिर हम लोग कल से क्यों स्टार्ट नहीं किया, वो फिर सोचते रहेगा, उसका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कल तो हमारा जिंदगी में कभी आएगा नहीं yesterday, और फिर टुमारो, ये टुमारो तो हम लोगों को मौका ही नहीं देगा कि काम स्टार्ट करने से। अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है अभी से करना है, और ये एग्जैक्ट टाइम है, ये एग्जैक्ट टाइम है, किसी को कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो अभी कर दो, ठीक है। जब आप काम स्टार्ट कर दोगे तभी देखना आपको काम आगे जाएगा, नहीं तो आपको अगर सोचोगे आज नहीं कल करेंगे तो ये काम भी आपको पीछे चले जाएगा। तो ये मोटिवेशनल क्वेट है कि अगर किसी को कुछ भी शुरुआत करना है अभी करो, अभी से करो, अभी अच्छा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम यही है आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से, ठीक है। तो बात बहुत हो गया, क्लास भी अगर पसंद आया, बात अगर पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, ट्विटर में, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये वीडियो को शेयर करके हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहने और फैमिली को इंक्रीज करने, ठीक है। और प्लीज अगर चैनल में कोई नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो उन लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल बटन है उनको ऑन कर दीजिए। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।